आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल उसकी वीडियोस पहले 11 मुकम्मल हो चुकी हैं और आज इंशाल्लाह हम उसकी 12th वीडियो देखेंगे। और आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे कि एक तो इसमें हमने ये देखना है कि ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये आपके पास क्या करती है। इसी तरह आपके पास दूसरे नंबर पे है जी कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसको देखेंगे। और इसी तरह एक और स्टेटमेंट है, उसको बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इसके अलावा आपको मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स दूंगा, जो कि अब आप जितनी भी पीछे स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, मतलब कंडीशंस, डिसीजंस, लूप्स और अब तक जितनी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं उनसे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स दूंगा, ताकि आपका जो है इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है वो आप प्रैक्टिस के थ्रू अपनी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करें। और इससे ये फ़ायदा होएगा कि आप इंशाअल्लाह एक प्रोग्रामिंग की तरफ, एक यूँ कह लें कि प्रोग्रामिंग की तरफ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस केस में। और एंड पे मैं आपको जी बताऊंगा एक और इससे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक, वो है जी प्रोग्रामिंग लॉजिक। हम प्रोग्रामिंग लॉजिक के ऊपर बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग लॉजिक क्या है और इसमें क्या यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिक का। तो इन चीज़ों के साथ बारे में डिटेल में अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जी एक और जो आपके पास एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, वो ये है कि आप अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप इस तरह चैनल में चले जाएं, एच टेक IT एजुकेशन, जो कि इस वक्त आपके पास डिस्प्लेड है। और इसके अंदर ना आपको प्ले लिस्ट मिलेंगी C++ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का फुल कोर्स का एक, यूँ कह लें कि ये प्ले लिस्ट क्रिएटेड है जो आपके पास इस वक्त स्क्रीन पे हाईलाइट हो रही है। और उससे पहले अगर आपने विजुअल स्टूडियो, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग C++ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर वो वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो जी ये उसके लिए सेटअप डेव एनवायरनमेंट्स, जिसके अंदर मैंने बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है और फर्स्ट टाइम कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कंपाइलर कैसे उसके ऊपर इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है और उसके अंदर प्रोग्राम कैसे लिखना है। तो ये सारी वीडियोज़ आपको इस प्ले लिस्ट में मिलेंगी। और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे ICS के स्टूडेंट हैं, चाहे BCS के स्टूडेंट हैं या MCS के स्टूडेंट हैं, या किसी भी हवाले से कोई डिप्लोमा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या IT का या कंप्यूटर साइंस का, तो उससे रिलेटेड ये काफ़ी वीडियोज़ हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और कंप्यूटर साइंस में आप भी आने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास मैंने ये पूरा एक आपको यूँ कह लें कि आपका जो फ्यूचर प्लान है उसको डिस्कस किया है और वो आपको बताया है कि आप कैरियर IT में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और ये कैसा यानी कि कैरियर है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं और इसमें आने वाले दिनों में आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग, अगर आप प्रोग्रामिंग का जो आपके पास ट्यूटोरियल है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, ये पहले नंबर पे, दूसरे पे, ठीक है जी, बेसिक इंट्रोडक्शन है, कंपाइल किस तरह करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, बेसिक सिंटैक्स C++ का क्या है, इसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोग्रामिंग के अंदर, यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स, इसी तरह अरिथमेटिक असाइनमेंट, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ़ एल्स है C++ के अंदर, इसी तरह स्विच स्टेटमेंट्स, और उसके बाद जो आपके पास लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू लूप और डू वाइल लूप, ये सारी की सारी आपको इस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो आप इनको जाके देख लें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमारी भी दिलजोई हो जाए, ताकि हम इससे अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। जी आज हमारा जो टॉपिक है जी वो है जी आपके पास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास ये कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले नंबर पे है जी ब्रेक स्टेटमेंट, और दूसरे नंबर पे है जी कंटिन्यू स्टेटमेंट, और तीसरे नंबर पे है गो स्टेटमेंट।
अच्छा, इसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पे आपके पास स्टेटमेंट है ना, ब्रेक स्टेटमेंट, वो क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ, फिर नीचे डिमॉन्स्ट्रेशन भी देता हूँ। देखें, ब्रेक स्टेटमेंट आपने पहले स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ की थी, और उसमें वो जहाँ पे भी हम जब आपने स्विच स्टेटमेंट से या स्विच का जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्विच की जो बॉडी है, बॉडी से बाहर आपने जंप आउट करना है, तो उसके लिए आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, वहाँ पे की थी। इसी तरह ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल यूँ कह लें कि स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज़ हो सकती है। इसी तरह हम फार लूप में भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप में भी, डू वाइल में भी, इन सब के अंदर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसीलिए है कि बाज़ का जब आपका लूप चल रहा होता है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट, ज़रूरी नहीं एक स्टेटमेंट है, उसमें कोई दसियों, सैकड़ों, हज़ारों स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। एक ये जो आपको करली ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, इनके अंदर बाद ना हमें मतलब हंड्रेड्स ऑफ लाइंस का कोड लिखना पड़ जाता है, और हमारी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि अच्छा जी, ये लूप नॉर्मली चलता रहे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पे हम कहते हैं नहीं जी, अब ये चूँकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है लूप के अंदर सारी पूरी हो गई है, अब हम इससे आगे लूप को चलाना नहीं चाहते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसे ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक का मतलब है कि यूँ कह लें कि उस लूप को हम वहाँ पे तोड़ देते हैं। तोड़ने का मतलब ये है कि कंट्रोल जो ही ये ब्रेक स्टेटमेंट इसको मिलेगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो कंट्रोल जंप करके अब इससे अगली जो स्टेटमेंट प्रोग्राम की है उस लूप से बाहर, अगर उस लूप के अंदर अगर हंड्रेड्स ऑफ लाइन है या थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, तो वो सारी क्रॉस करने के बाद ये जो आपके पास ये करली ब्रैकेट एंड हो रही है, इससे अगली जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंट्रोल वहाँ पे आएगा। इसी तरह अच्छा, ये तो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर फार लूप के अंदर। तो इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं और चेक करते हैं कि क्या जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है वो इसी तरह फार के अंदर, वाइल के अंदर, डू वाइल के अंदर काम कर रही है, और वाकई उसी तरह से होता है। तो आइए ये प्रोग्राम को हम ये रन करते हैं, और रन करने के बाद इसकी अब बिल्डिंग हो रही है जी, प्रोग्राम बिल्ड होगा और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। अच्छा जी, ये प्रोग्राम हमारा ये स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, चलिए ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो गया जी, और इसमें अब ये देखें कि मेरे पास एक लूप है जिसमें मैंने इंटीजर वेरिएबल i इज़ इक्वल टू 0 किया, i इज़ लेस देन 10 और i प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि ये 0 से 9 तक ये लूप चलना चाहिए। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, और इसके अंदर ये मैंने कंडीशन लगाई है कि इफ़ i इज़ इक्वल टू 4, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि असाइनमेंट वैल्यू असाइन करता है, और जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, रिलेशनल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सॉरी, जो रिलेशनल इक्वल ऑपरेटर होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको इक्वल ऑपरेटर, और वो कंपेयर करता है दो वैल्यूज़ को। अच्छा, अगर ये कंपेयर करेगा i को 4 के साथ, तो इसका मतलब ये 0 इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी और अभी ब्रेक के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अब ये देखें, पहली दफ़ा ये 0 प्रिंट हो गया, दूसरी दफ़ा 1 प्रिंट हो गया। अब i के अंदर आप अगर कर्सर लेके जाएंगे i के ऊपर, तो आपको वैल्यू इधर ही डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी 2 है, तो अब ये 2 प्रिंट हो गया। अच्छा, अब i आपके पास 3 आ गया, 3 है, तो अभी भी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अच्छा जी, अब i जो आपके पास है वो 4 है। अब ये देखें कि जो हमारा लूप था वो 1 से लेकर 9 तक चलना था, यानी कि कंडीशन जब तक ये ट्रू होती रहती, ये सारी की सारी स्टेटमेंट चलती रहती। लेकिन इस केस के अंदर अब ये देखें, जो ही i 4 हुआ है तो ये कंडीशन ट्रू हुई है, और जो ही कंडीशन ट्रू हुई है तो कंट्रोल ब्रेक पे आ गया। अब इस नेक्स्ट लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं, एक तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, और इसकी जो रेपिटेशन है इस कोड की या इस ब्लॉक की, या जो ये फॉर लूप है, अब आगे नहीं चलने वाली। ये देखें जी, तो मेरे ख्याल में आपको ये बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली आपको फॉर लूप से जंप करवा के आउट ऑफ द लूप ले जाती है, और उससे वेरी नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कराएगी।
अच्छा जी, ये तो हो गया जी आपके पास फॉर लूप के अंदर। अब हम चलते हैं उससे अगली स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल एन डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन की है, और मैंने वाइल लूप, ये आपको बताया था कि वाइल, ये जो कीवर्ड सिंटैक्स इसका जो है वाइल, उसके बाद जो कंडीशन है ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट सारी ट्रू एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 है तो कंडीशन ट्रू हुई, तो n प्लस प्लस मैंने कर दिया, और मैंने चेक किया कि अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं बाय द वे, कि ऊपर मैंने ये देखें जब इफ़ कंडीशन लगाई थी तो मैंने करली ब्रैकेट्स का यूज़ किया था और फिर ब्रेक स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लगा दी है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि सिंटैक्स ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अलबत्ता अगर आपकी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही होंगी तो उस केस में करली ब्रैकेट का यूज़ करना लाजमी है, और अगर आपकी सिंगल स्टेटमेंट आ रही है तो फिर आप करली ब्रैकेट यूज़ करें या ना करें, ये ऑप्शनल है आपके पास। तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाई। तो ये एक नई चीज़ थी ताकि आपको इसका पता चल जाए। अच्छा, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सॉरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इस वजह से कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। तो n अब आपके पास कितना हो गया जी? n2 हो गया। अच्छा जी, अब n जो ही 3 हुआ है तो n की वैल्यू 3 हुई है, तो ये देखें कंट्रोल इधर से ब्रेक हो गया। हालांकि यहाँ ये 1 से लेकर 5 तक ये लूप चलना था क्योंकि मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है, लेकिन जो ही n की वैल्यू 3 हुई है, ये कंडीशन ट्रू हुई है, तो ब्रेक करके कंट्रोल यहाँ पे आ गया है। मेरे ख्याल में इसकी समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि डू वाइल के अंदर भी सेम तरीके से ये देखें, डू में ये होता है कि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और उसके बाद जाके कंडीशन चेक होती है, और इसको यूज़ करने की रीज़न ये होती है कि अगर कम से कम आप ये चाहते हैं कि एक दफ़ा स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम डू वाइल यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब n जो है यहाँ पे n की वैल्यू फिर दोबारा 3 हुई है, तो क्या हुआ है कि आपके पास ये कंडीशन ब्रेक हुई है और कंट्रोल उससे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ गया। तो अभी हमने देख लिया कि ब्रेक स्टेटमेंट हम फॉर लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और डू वाइल लूप के अंदर भी यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे है जी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अच्छा, कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी, इसका नाम तो कंटिन्यू है लेकिन ये भी ब्रेक करती है, लेकिन ये पूरी लूप को ब्रेक नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ एक आइट्रेशन को ब्रेक करेगी। देखें, ये बड़ा माइनर सा फ़र्क है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट में। कंटिन्यू का मतलब यह है कि अब दोबारा लूप कंटिन्यू, अगली लूप का अगला इंक्रीमेंट जो है वो लगा के तो उससे अगली आइट्रेशन स्टार्ट करो, यानी कि कंटिन्यू करो। लेकिन इसने भी वो उससे वेरी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको ब्रेक करना है। अब ये देखते हैं, मैं इसको आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें यह होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्रेक करेगी, अदरवाइज ज़ाहिर ब्रेक नहीं करेगी। वो कैसे? तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखने जा रहे हैं जी। ये देखें जी, ये एक फॉर लूप है उसी तरह, लेकिन मैंने यहाँ पे कंडीशन लगी है कि अगर i 4 के बराबर होता है तो फिर कंटिन्यू करना है। अभी चूँकि i आपके पास क्या है जी, i 0 है, अब i 1 हो गया, अब 2 हो गया, अब 3 हो गया, अब हो गया जी 4। अब ये देखें i इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये कंट्रोल नीचे इसके अंदर इफ स्टेटमेंट के अंदर आ गया है। अब असूली तौर पे तो ये प्रिंट होना चाहिए नेक्स्ट वन, जो अब n i आ रहा है, 4 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये नीचे भी आप देखेंगे 4 प्रिंट नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है ये देखें, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट आ गया। अब ये देखें, ये फ़र्क है ब्रेक का और कंटिन्यू का, कि ब्रेक जो हमें टोटली फॉर लूप से बाहर ले आती है और वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ले जाती है, लेकिन जो आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो उसी फॉर लूप को अब कंटिन्यू करेगी। अब i 4 था तो अब i 5 हो जाएगा, और 5 की जब कंडीशन टेस्ट हुई तो ओके हुई, तो यहाँ पे कंट्रोल आ गया। अब ये देखें अब ये कंडीशन फॉल्स है, तो अब इस केस में ये लूप चलता जाएगा। तो इसी तरह कंटिन्यू आप जनाब वाइल लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और डू वाइल लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और स्टेटमेंट है, तो मैं अब कंट्रोल जी डायरेक्ट ले आता हूँ यहाँ पे। एक और स्टेटमेंट है जिसको बोलते हैं गो टू स्टेटमेंट। अच्छा, ये भी एक स्टेटमेंट है C++ के अंदर जो आपको एक ख़ास
जगह पे जंप करवाती है। यानी कि अगर आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है और दरमियान में कहीं ज़रूरत पड़ गई और आप जंप करवाना चाहते हैं डिफरेंट लोकेशन के अंदर, तो उसके लिए हम गो टू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है। और ये कोई ख़ास केसेस में जिस तरह कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप वहाँ पे शायद आप इसे चलें जी सिस्टम क्रैश हो गया तो बिल्कुल एंड पे ले जाएं और कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराएं और बाहर निकल जाएं, तो वो तो चलें ये कोई हो सकता है, अदरवाइज़ इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है और ना होने के बराबर होता है। लेकिन हम देख लेते हैं कि स्टेटमेंट करती क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं गो स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये गो स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसमें होता है सिंटैक्स क्या होता है कि पहले हम कीवर्ड लिखते हैं गो टू, उसके बाद ना हमने एक लेबल देना होता है, लेबल का नाम होना, लेबल का नाम देना होता है और फिर लेबल को हमने डिफ़ाइन, ये देखें ये लेबल यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट देंगे ये। अब इससे क्या होएगा कि इससे वेरी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अभी आप देखेंगे कि ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होंगी, बल्कि वो ढूंढेगा प्रोग्राम में लेबल, जिस तरह माई लेबल मैंने दिया है तो माई लेबल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया और यहाँ पे कॉलन लगाया और इससे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट करवाई। और इससे जो गो टू के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं चलेंगी, बल्कि अब लेबल के बाद वाली स्टेटमेंट चलेंगी। अब देखें जो ही इसे, इसका सिंटैक्स ये है कि यहाँ पे आप पहले गो टू स्टेटमेंट, फिर लेबल का नाम और सेमी कॉलन, ये लाजमी है, जिस तरह हम दूसरी स्टेटमेंट्स में सेमी कॉलन लगाते हैं। अच्छा, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखते हैं। ये देखें जी, जो ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो अब ये लेबल के नीचे जो स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, मगर ये जो इससे वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी या प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ़्लो था वो ब्रेक हो गया और ख़ास लेबल के ऊपर आपका प्रिंट आ गया है। देखें नीचे प्रिंट होना शुरू हो गया। अच्छा, ये तो था आज हमने इस टॉपिक के अंदर तीन टॉपिक, इस वीडियो के अंदर तीन टॉपिक्स की डिमॉन्स्ट्रेशन देखी है। उसमें एक नंबर पे हमारे पास है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब चूँकि हम प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स और यूँ कह लें कि प्रोग्रामिंग उसकी जो लैंग्वेज है काफ़ी सीख चुके हैं, तो अब वक्त आ गया कि आपको कुछ असाइनमेंट्स दी जाएँ। देखें, इसमें असाइनमेंट्स, जब आप प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट्स करेंगे तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी, एनालिसिस बढ़ेगा। दूसरे नंबर पे आपकी लॉजिक इम्प्रूव होगी और थोड़ा आपको आइडिया होगा कि लॉजिक क्या चीज़ है और कैसे यूज़ होती है। वो कैसे, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे ना आपने एक प्रोग्राम लिखना है जी। इसको क्लोज़ कर लेते हैं, इसको भी क्लोज़ कर लेते हैं, अब ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नंबर पे नहीं, आपने एक प्रोग्राम लिखना है गेट मार्क्स ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, यानी कि किसी स्टूडेंट्स का कोई एग्ज़ाम हुआ है और उसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के, जिस तरह फिज़िक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, उनके एग्ज़ाम आपने हर एक सब्जेक्ट के अलहदा यूज़र से ले लेने हैं। उसके बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज की बेस के ऊपर आपने ग्रेड शो करना है कि उसका ग्रेड कौन सा वो बन रहा है, A+ बन रहा है, A बन रहा है, B बन रहा है, C बन रहा है या D बन रहा है। तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाना है। अच्छा, अब एक तो बात यह है कि आप कहें जी नहीं जी मैंने ऊपर C++ प्रोग्रामिंग की जो स्टेटमेंट्स पढ़नी थी वो पढ़ ली, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे तो समझें आप सिर्फ थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ख़ुद ये प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि आप जाएं गूगल के ऊपर सर्च करें जी सारा कुछ आ जाए और वहाँ पे आप बना लें। नो, वो भी एक टाइपिंग होगी, उधर कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वो प्रोग्राम चल जाएगा, थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन आपकी जो अपनी स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं होंगी। आपकी अपनी स्किल इम्प्रूव करने के लिए आपने सबसे पहले तो सोचना है व्हाट टू डू और उसके बाद जाके आपने उसे अप्लाई करना है हाउ टू डू। और ये व्हाट टू डू और हाउ टू डू जो क्वेश्चंस हैं, इनका सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको पेपर के ऊपर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये मेरा प्रोग्राम होगा जी, उसमें जी मैं ये इतनी वेरिएबल रखूँगा जी, उनमें सब्जेक्ट्स की वैल्यू स्टोर करूँगा, फिर आगे मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करूँगा, परसेंटेज निकालने के बाद जी फिर मैं उसकी फिर आगे कुछ डिसीजंस लूँगा। ठीक है, तो अब आप जितनी पीछे स्टेटमेंट इफ़ एल्स कंडीशंस लूप्स ये जो यूज़ कर चुके हैं उनको यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप यूँ समझें कि फिर आप प्रोग्रामर बनने जा रहे हैं, अगर अब ये आप असाइनमेंट्स खुद करना शुरू कर देंगे। हाँ, अलबत्ता किसी पॉइंट पे फंस जाते हैं तो ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश की, 1 दिन की, 2 दिन की,
ये मैं बड़ा सोच समझ के कह रहा हूँ, 1-2 दिन शुरू में आपको 1-2 दिन भी लग सकते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। ये मैंने ऐसे हवाई बात नहीं की, ये यूँ कह लें कि इन तमाम मरहल से गुजर के हम भी आए हैं। मुझे तकरीबन इस फील्ड में 20 साल हो गए हैं और प्रोग्रामिंग करते हुए 15 साल हो गए हैं। तो अपने तजर्बे की बेस पे आपको बता रहा हूँ। शुरू में आपको हो सकता है ये 1 दिन लग जाए, या चलें 4 घंटे लग जाएँ, 8 घंटे लग जाएँ, या 2 दिन लग जाएँ, लेकिन अगर आप ये शुरू में टाइम लगा लेंगे तो समझें फिर आप ट्रैक के ऊपर हैं, प्रोग्रामिंग ट्रैक के ऊपर। अच्छा जी, चलें जी आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में मैंने प्रोग्रामिंग और लॉजिक के ऊपर थोड़ा सा आपको बता दिया, आने वाले दिनों में भी लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। अच्छा ये देखें जी, राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूज़र टू एंटर द नंबर एंड देन जनरेट्स द टेबल। यानी कि जिस तरह आपके पास टेबल होता है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का या 9, 10 का, उनमें से कोई भी नंबर, यानी कि आपने एक जेनेरिक प्रोग्राम लिखना है, वो आप चाहे मर्ज़ी 1 से लेकर 20 तक या 50, 100 तक जिसका टेबल शो करना चाहते हैं, ठीक है जी। और उसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपने उसको 10 कॉलम और 20 लाइंस के अंदर शो करना है, जितना जो भी टेबल होगा। यानी कि आपने फ़र्ज़ किया आपने जो टेबल है, किसका टेबल शो करना है, 8 का टेबल शो करना है, तो उसे 10 कॉलम में और 20 लाइन में शो करना है, ठीक है जी। अच्छा तीसरे नंबर पे जी एक और प्रोग्राम है जी, और वो ये है कि आपने लूप स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, वैसे ऊपर वाले में भी लूप ही इस्तेमाल, जैसे ये भी आपको खुद ही सोचना चाहिए था कि इसमें इफ़ एल्स यूज़ होगा या लूप होगा, लेकिन चलें आपको बता बैठे हैं अब। तो इसमें भी लूप यूज़ होगा, और आपने ये करना है कि आपको फ़र्ज़ किया कोई एक नंबर दिया जाता है, अगर फ़र्ज़ किया 4 दिया जाता है, तो उस केस में पहला यहाँ पे प्रिंट हो, दूसरा एक्स यहाँ पे प्रिंट हो, तीसरा यहाँ पे, इस तरह यानी कि डायमंड शेप में होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं आपको 10 देता हूँ तो फिर आगे बढ़ते जाएं, ये सेंटर में और सारे, तो इसकी भी आपने लॉजिक अप्लाई करनी है और इसका ये प्रोग्राम बनाना है। अच्छा जी, ये तो था आज का टॉपिक, और जाते हुए जी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हलाल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।